हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल SK स्टडी वाला में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अभी हाल फिलहाल की हुई कुछ घटनाओं के बारे में जो हमारे GS से तथा करंट अफेयर के मतलब से जो है हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। जो हमारे हाल फिलहाल में नए CDS नियुक्त हुए हैं उनकी, और हाल ही में जो हमारे महान्यायवादी नियुक्त हैं उससे संबंधित, और साथ ही हम जो है थोड़ा भारतीय सेना के प्रमुखों के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि हमारे CDS और महान्यायवादी से संबंधित क्या है। तो देखिए, बात करते हैं पहले हमारे CDS। तो CDS से संबंधित जानकारी बताने से पहले मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ कि CDS क्या है और क्या होता है, क्या इसका कार्य होता है। देखिए, CDS की बात की जाए तो CDS का जो गठन हुआ था हमारा, CDS के पद का जो गठन हुआ है हमारा, वो हुआ है हमारा जनवरी 2020। मतलब CDS पद का जो गठन हुआ है वो हमारा जनवरी 2020 में से गठन किया गया है। और इसके अगर कार्य की बात की जाए तो देखिए, इसका कार्य होता है हमारा जो रक्षा से संबंधित जितने भी कार्य या निर्णय लेने होते हैं वो सब रक्षा से संबंधित कार्य, मतलब सेना या रक्षा से संबंधित जो भी कार्य या महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं उन सब की देखरेख या उन सब का जो क्रियान्वयन होता है वो हमारा CDS के द्वारा ही किया जाता है। आप समझ सकते हैं जैसे कि किसी भी मंत्रालय या कोई भी मंत्रालय है, उसमें छोटे छोटे हमारे जो है मंत्री होते हैं, और उन सब का एक जो बड़ा मंत्रालय होता है और उसका एक प्रमुख होता है कि एक मंत्री होता है। उसी तरीके से अगर जैसे हमारी सेना है या रक्षा से संबंधित जो भी कार्य हैं तो वो हमारा जो है CDS के थ्रू ही होता है, मतलब CDS ही उनका क्रियान्वयन करता है। अब देखिए, बात करते हैं अगर इनकी पद अवधि की, तो जो हमारा CDS जो होता है वह हमारा 3 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। मतलब जो भी व्यक्ति या जो भी हमारा अध्यक्ष CDS के पद पर नियुक्त होता है तो उसकी कार्य अवधि जो होती है वो 3 साल के लिए होती है। और अगर आयु की बात की जाए तो देखिए, आयु होती है हमारा 65 वर्ष, यानी कि या तो उसकी 65 वर्ष आयु भी पूरी हो जाएगी तब उसको पद से हटना पड़ेगा, या फिर वह 3 साल इस पद पर रह चुका हो तब उसके बाद उसको हटना पड़ेगा। तो कह सकते हैं अगर इसके पद अवधि की बात होती है तो ये 3 साल के लिए, और आयु की बात की जाए तो हमारा इसकी 65 वर्ष आयु की निर्धारित की गई है। अच्छा, अगर हमारे बात करते हैं कि हमारे प्रथम CDS कौन थे, या जब पद का सृजन हुआ तो जो पहले पद पर आश्रित हुए तो वो हमारे पहले CDS कौन थे, तो आप सब जानते ही होंगे जैसे कि हमारे प्रथम जो CDS थे वे थे हमारे जनरल बिपिन रावत। ठीक है, तो हमारे प्रथम CDS कौन थे, हमारे जनरल बिपिन रावत। अब बात करते हैं, देखिए अगर जनरल बिपिन रावत की बात की जाए तो थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, बात करते हैं हमारे जनरल बिपिन रावत की, जो कि हमारे प्रथम CDS नियुक्त हुए थे। अब बात करते हैं कि प्रथम CDS अगर नियुक्त हुए थे हमारे कब हुए थे, तो ये हुए थे हमारा 8 जनवरी 2020, यानी कि 8 जनवरी 2020 को हमारे प्रथम CDS नियुक्त हुए थे जनरल बिपिन सिंह रावत। अब इनके बारे में थोड़ा जानकारी देते हैं। तो इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था हमारा 16 मार्च 1958 को, यानी कि जनरल बिपिन सिंह रावत जी का जन्म जो हुआ था वो 16 मार्च 1958 को हुआ था। और जन्म स्थान पूछ लिया जाता है तो इनका देखिए जन्म स्थान आता है हमारा पौड़ी, और ये कहाँ पड़ता है हमारा, उत्तराखंड। तो जनरल बिपिन सिंह रावत जी का संबंध जो है कहाँ से है, उत्तराखंड। और उत्तराखंड के अगर जिले की बात की जाए तो पौड़ी से, यानी कि बिपिन सिंह रावत जी का जो जन्म हुआ था वो हमारे पौड़ी उत्तराखंड में हुआ था। अब देखिए ना, पद ग्रहण की बात की जाए तो मतलब पद ग्रहण कब किया था, जैसा कि बता दिया गया ऊपर कि 8 जनवरी 2020 को ये हमारे पहले CDS नियुक्त हुए थे। और इनका कार्यकाल जो रहा था, इनका कार्यकाल हो गया था, इनकी आकस्मिक मृत्यु यानी कि शहीद हो चुके थे ये। तो जब तक जहां इनकी मृत्यु हुई थी, यानी कि 8 दिसंबर 2021 को, 8 दिसंबर 2021 को इनकी मृत्यु हो गई। तो तभी तक जो है इस पद पर रहे थे, और तब से लेकर अभी हाल फिलहाल तक ये पद खाली रहा था। और मृत्यु के बाद जैसे ये बताया गया कि 8 दिसंबर, यानी कि 8 दिसंबर 2021 को इनकी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। और जगह का, स्थान का नाम पूछ लिया जाता है तो वो आपका आता है कि तमिलनाडु। तमिलनाडु में जगह पड़ती है आपका नीलगिरी। तो नीलगिरी में जो है मौसम खराबी के कारण इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जहां इनके साथ साथ इनके जो 11 या 13 जो मेंबर थे उन सबकी मृत्यु हो गई थी।
और बात करते हैं कि पुरस्कार की जो है हमारे जनरल बिपिन सिंह रावत जी को जो है मरणोपरांत यानी कि मृत्यु के उपरांत इनको पुरस्कार मिला था। तो वो पुरस्कार मिला था इनको हमारा पद्म विभूषण। मरणोपरांत जो है इनको पुरस्कार मिला था, वो मिला था इनको पद्म विभूषण। अब देखिए साथ ही अगर सेना से संबंधित थे तो एग्जाम में या परीक्षाओं में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अगर परीक्षा या एग्जाम में थे तो इनका संबंध जो है किस बटालियन से था या किस रेजिमेंट से इनका संबंध था। तो ये हमारे आते हैं देखिए 5/11 गोरखा राइफल्स। तो इनका संबंध जो था हमारा 5/11 गोरखा राइफल से इनका संबंध था। ठीक है, तो ये थे हमारे पहले जो CDS थे हमारे जनरल बिपिन सिंह रावत। और अब बात कर लेते हैं हमारे नवनियुक्त जो CDS नियुक्त हुए हैं हमारा अभी, तो वे उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए तो जो हमारे नवनियुक्त जो है CDS नियुक्त हुए हैं तो उनका नाम है हमारा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जो है हमारे CDS के दूसरे पद पर यानी कि जो दूसरे नियुक्त हुए हैं वो हमारे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल सिंह चौहान हैं। अब इनके जन्म की बात की जाए तो देखिए इनका जन्म हुआ था हमारा 18 मई 1961 को। कब हुआ था इनका जन्म? 18 मई 1961 को। अच्छा, इनके जन्म स्थान की बात की जाए तो देखिए इनका जन्म स्थान भी जो है हमारा पौड़ी पड़ता है। और पौड़ी जैसा कि बताया गया आपको कि ये जगह पड़ती है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, तो जहाँ से हमारे पहले CDS थे यानी कि जनरल बिपिन सिंह रावत, तो वहीं से जो है इनका संबंध है। ये भी हमारे पौड़ी और उत्तराखंड के हैं, इसलिए यह उत्तराखंड या देवभूमि के लिए यह एक बहुत गौरव वाली बात है कि जो अभी तक भारतीय सेना को 2 हमारे CDS इतने बड़े पद के जो है वो व्यक्ति मिले हैं तो वो हमारे उत्तराखंड से संबंधित है। अब पद ग्रहण की बात की जाए तो देखिए इन्होंने जो है हमारा 28 सितंबर 2022, तो 28 सितंबर 2022 को इन्होंने अपना पद ग्रहण किया है। यानी कि अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान ने जो है CDS के पद पर जो है दूसरे व्यक्ति नियुक्त हुए हैं तो उन्होंने 28 सितंबर 2022 को अपना पद ग्रहण किया है। अब इनका भी बटालियन से संबंध पूछा जाए कि ये किस रेजिमेंट से थे या इनका संबंध किस बटालियन से था, किस रेजिमेंट से था, तो इनका संबंध था हमारा 11वीं गोरखा राइफल से। यानी कि जो हमारे जनरल अनिल चौहान जी थे तो उनका संबंध जो था हमारा 11वीं गोरखा राइफल से था। ये 11वीं गोरखा राइफल रेजिमेंट से संबंधित थे। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं हमारे कुछ इसी से संबंधित भारतीय सेना से जब CDS की बात नियुक्त की गई है, सेना की बात चल रही है, तो इसके साथ साथ हम थोड़ा भारतीय सेना प्रमुख के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए हमारे जो 3 सेनाएँ होती हैं हमारी, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तो इनके भी अपने प्रमुख नियुक्त किए जाते हैं। अब देखिए बात करते हैं अगर थल सेना प्रमुख की, तो वर्तमान में जो हमारे थल सेना प्रमुख हैं उनका नाम है हमारा मनोज पांडे। ठीक है, अगर पूछ लिया जाता है कि हमारे थल सेना प्रमुख कौन है वर्तमान में, तो ये हमारे थल सेना प्रमुख जो है हमारे मनोज पांडे हैं। अब बात कर लेते हैं जल सेना प्रमुख, तो जल सेना प्रमुख हमारे कौन है वर्तमान में? राधा कृष्णन हरिकुमार, राधा कृष्णन हरिकुमार। ठीक है, अगर जल सेना प्रमुख की बात की जाए हमारे, तो जल सेना प्रमुख है हमारे राधा कृष्णन हरिकुमार। अब देखिए वायु सेना प्रमुख की बात कर ली जाए तो हमारे वायु सेना प्रमुख वर्तमान में हमारे, जिसको कहा जाता है एयर चीफ मार्शल तो ये हमारे विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा इनको कि यह है हमारे वायुसेना प्रमुख है हमारे एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। ठीक है, अब देखिए अगर हमारी 3 सेनाएं हैं तो ये किसी के अंतर्गत कार्य करती हैं। अगर इन 3 सेनाओं का जो है, तीनों सेनाओं का एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष कहलाता है। तो अगर तीनों सेनाओं के अध्यक्ष की बात की जाए तो जो अध्यक्ष हमारे हैं, तो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं कहलाते हैं हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, अगर पूछ लिया जाता है कि अगर तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं।
अब देखिए सेना की बात चल रही है, तो जिस प्रकार से हमारे प्रत्येक भारतवर्ष में कई दिवस मनाए जाते हैं, तो उसी तरह जो है एक सेना दिवस भी मनाया जाता है। और अब सेना दिवस की बात की जाए तो देखिए, अगर हमारा किया जाता है भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो सेना दिवस मनाया जाता है हमारा 15 जनवरी। 15 जनवरी को जो है हमारा सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारे थोड़ा सेना से संबंधित थोड़ी बेसिक जानकारी जो एग्ज़ाम वगैरह में कभी पूछ ली जाती है। जैसा हाल फिलहाल में अभी उत्तराखंड का विधानसभा का एग्ज़ाम परीक्षा हुई थी, तो उसमें हमारा जो है जनरल बिपिन सिंह रावत से संबंधित जो है 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक था इनका एक बटालियन से संबंधित था, और एक इनका नियुक्ति था कि इन्होंने पद ग्रहण जो है कब किया था, इससे संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब साथ साथ देखिए इसके साथ बात कर ली जाती है थोड़ा नवनियुक्त हमारे जो है महान्यायवादी, जो थोड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय बना हुआ है उसका कारण भी है। चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, वो इसलिए क्योंकि हाल फिलहाल ही में जो है इनकी भी नियुक्ति हुई है। मतलब जो हमारे वर्तमान में जो अध्यक्ष थे, महान्यायवादी थे, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो जिसके बाद अब नवनियुक्त जो है महान्यायवादी नियुक्त हैं, तो इसलिए यह चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इनके देखिए नाम की बात की जाए तो नाम बताने से पहले इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। अब देखिए महान्यायवादी जो नियुक्त हुए हैं हमारे, तो उनको जिनको कहा जाता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, अगर इस गठन की बात की जाए कि इस पद का या इसका सृजन कब हुआ, इस गठन कब से शुरुआत हुई, तो इसका गठन आता है हमारा 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 से जो है ये पद हमारा सृजित है और तब से नियुक्ति होती है। अच्छा, अब इस पद की नियुक्ति हो रही है तो इसका संविधान में कहीं ना कहीं वर्णन है। तो अगर इस पद से संबंधित अगर संविधान के बारे में पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में इस पद का वर्णन है, किस अनुच्छेद के तहत हमारे महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, तो वो हमारा अनुच्छेद आता है 76, 76वें अनुच्छेद में। ठीक है, अब पूछ लिया जाता है कि अगर महान्यायवादी की नियुक्ति है तो किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो वो हमारा आता है 76वें अनुच्छेद के तहत। अच्छा, नियुक्ति अगर की जाती है तो वो किस प्रकार की जाती है या किसके द्वारा की जाती है, तो जो हमारे महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात चल रही है, तो अगर इनकी नियुक्ति होती है तो वो होती है हमारा राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा। यानी कि अगर महान्यायवादी की नियुक्ति अगर करेंगे तो हमारे राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद ग्रहण करते हैं। यानी कि राष्ट्रपति इनको जब चाहे पद से हटा सकते हैं और जब चाहे वो किसी को भी इस पद पर नियुक्त कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति के जो है ये प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगर महान्यायवादी की नियुक्ति होती है हमारा, तो जब प्रथम महान्यायवादी हमारे नियुक्त हुए थे तो वह कौन थे, तो हमारे प्रथम महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़। ठीक है, पूछ लिया जाता है कभी कभी कि जैसे कि हमारे अगर प्रथम महान्यायवादी थे तो कौन थे, MC सीतलवाड़। अब अगर नवनियुक्त हुए हैं तो नवनियुक्त होने से पहले हमारे जो पूर्व के थे महान्यायवादी, तो उनके बारे में पूछ लिया जाता है कि वो है कौन थे, तो उनका नाम आता है हमारा के वेणुगोपाल। ठीक है, जिनका क्रम आता है हमारा 15वें। यानी कि अगर पूछा जाए कि हमारे वर्तमान में जो अब नियुक्त हो चुके हैं तो उनसे पहले का पूछा जाता है कि कौन थे, तो नाम आता है हमारा के वेणुगोपाल, जो है हमारे 15वें या पूर्व के जो है महान्यायवादी थे। अब 16वें न्यायवादी यानी कि जो हमारे नवनियुक्त न्यायवादी हैं, जो हमारा 1 अक्टूबर से जो है पद ग्रहण करने वाले हैं, 30 सितंबर तक जो है इनका पद रहने वाला है हमारा। के वेणुगोपाल जो वर्तमान में है उनका 30 सितंबर तक पद रहने वाला है। उसके बाद 1 अक्टूबर से हमारे जो हैं आर वेंकट रमणी जो हमारे नवनियुक्त होने वाले महान्यायवादी हैं, वे जो है 1 अक्टूबर 2022 से अपना पद ग्रहण करेंगे। तो नवनियुक्त की अगर बात की जाए तो वे हमारे हैं आर वेंकट रमणी। अब देखिए पूछ लिया जाता है कभी कभी कि इनके कार्य, ठीक है, अगर इनके कार्य के बारे में पूछ लिया जाता है
कि इनका कार्य क्या है, या अगर ये संसद में अगर भाग ले रहे हैं तो वो किसके तहत भाग लेंगे, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो देखिए अगर कार्य की बात कर ली जाए तो महान्यायवादी का जो पद है या उनके कार्य की बात की जाए तो ये एक हमारे विधि सलाहकार कहलाते हैं। विधि सलाहकार मतलब कानूनी सलाहकार। कानूनी सलाहकार मतलब भारत सरकार के किसी भी कानून से संबंधित जो है अगर सलाह या कोई राय या कुछ बातचीत का जो बात की जाए तो वह जो कार्य होता है वह हमारा महान्यायवादी के अंतर्गत किया जाता है। यानी महान्यायवादी हमारा जो है कोई भी विधि या कोई कानून बनाना हो या किसी बड़े कानून के बारे में चर्चा करनी हो तो वो सब कार्य जो हमारा आता है वो महान्यायवादी के अंतर्गत आता है, उसके अंतर्गत आता है। अब देखिए अगर संसद में बात की जाए कि संसद में अगर ये भाग लेंगे हमारे महान्यायवादी तो किस संविधान के अंतर्गत जो है या किस अनुच्छेद के अंतर्गत वो आते हैं। तो देखिए बात की जाए तो कि संसद में कार्य, तो संसद में कार्य अगर पूछा जाए कि किस अनुच्छेद के तहत आता है तो ये आता है हमारा 88वें अनुच्छेद के अंतर्गत। यानी कि 88वें अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है कि जो है हमारे महान्यायवादी संसद में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जो है कुछ नवनियुक्त या करंट से संबंधित जो हमारे CDS या महान्यायवादी, थोड़ा भारतीय सेना से संबंधित बेसिक जानकारी जो हमारा GS के अंतर्गत भी आती है और जो अगर वर्तमान में घटित हुई है तो हमारा ये करंट अफेयर्स के अंतर्गत भी आती है। तो ऐसी ही जानकारी को जानने के लिए और नई जानकारी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।